हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने घर में धूमधाम से होंगे। इस धूमधाम में थोड़ी सी वृद्धि करने के लिए हिस्ट्री के कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। स्टोरीज़ के माध्यम से कुछ स्टोरीज़ होंगी जो आपको पसंद आएंगी, ऐसी उम्मीद है। तो स्टार्ट करते हैं। जनरली जैसे आप जानते हैं, इतिहास जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं, इसमें एक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इतिहास के जनक कौन है। तो सामान्यतः सबको पता होता है कि हेरोडोट्स इसका आंसर होता है, लेकिन इसके अलावा भी हमें कुछ आंसर जानने चाहिए जो अलग हैं, और हमें लगता है कि ये पता भी होना चाहिए। इतिहास यानी कि हिस्ट्री, इसके जब भी जनक की बात आती है तो आंसर लगभग पता होता है, हेरोडोट्स। इसके अलावा भी दो क्वेश्चंस हैं जो हमें पता होने चाहिए, वो ये कि क्यों और किसने। दो सवाल हैं ये। एक सवाल है क्यों, यानी कि हेरोडोट्स को इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है। दूसरा सवाल ये है कि किसने कहा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप को या स्वयं को टाइटल नहीं दे सकता है, किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया होगा। तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा जब भी दिया जाएगा तो उसके भी पीछे कुछ ना कुछ कारण होंगे। वो कारण क्या है वो जरा देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है क्यों का, तो वो देखने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि हेरोडोट्स जो हैं वो यूनान के रहने वाले हैं, या ग्रीस कह सकते हैं आप। ये लगभग बात है 500 BC की। हेरोडोट्स ने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है हिस्टोरिका। इसी हिस्टोरिका को कुछ लोग हिस्टोरीज के नाम से भी जानते हैं। बात एक ही है, चाहे हिस्टोरिका कहें चाहे हिस्टोरीज कहें, बात एक ही है। समझना यह है कि हेरोडोट्स को इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है, जो इस माध्यम से क्लियर होगा। तो हेरोडोट्स ने 500 BC के अराउंड हिस्टोरिका नाम की एक बुक लिखी, जिसमें पहली बार इन्होंने हिस्ट्री वर्ड को यूज किया। और हिस्ट्री को सिर्फ यूज ही नहीं किया, इसको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन भी किया और बताया भी कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, इतिहास क्या है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसको व्याख्यायित किया कि इतिहास क्या है। इस किताब को यानी कि हिस्टोरिका को जिस व्यक्ति ने सर्वप्रथम पढ़ा, उस व्यक्ति का नाम है सिसरो। सिसरो एक रोमन फिलोसोफर हैं, रोमन दार्शनिक हैं। पहली बार सिसरो ने हिस्टोरिका को पढ़ा और उसमें उन्होंने पाया कि हेरोडोट्स ने पहली बार अपनी किताब हिस्टोरिका में हिस्ट्री वर्ड को यूज भी किया है और उसे एक्सप्लेन भी किया है। तो यही एक कारण था जिसकी वजह से सिसरो ने हेरोडोट्स को इतिहास के जनक की संज्ञा दी। तो इससे ये दोनों क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए होंगे कि हेरोडोट्स को इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है या किसने कहा। ये दोनों बातें क्लियर हुई। दूसरी बात ये कि इतिहास एक बेहद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये हमारे सिलेबस को कवर करने के अलावा हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, अगर हम इसे अपनी वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पढ़ें तो। क्योंकि एक इतिहासकार हैं E.H. कार। E.H. कार ने, इनका पूरा नाम है एडवर्ड हैलेट कार। इन्होंने एक बुक लिखी, इतिहास क्या है। इतिहास क्या है या व्हाट इज हिस्ट्री नाम की ये बुक लिखी E.H. कार जी ने। और उन्होंने अपनी इस किताब में एक परिभाषा बताई इतिहास की, वो ये कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनवरत संवाद है। अर्थात अगर हमें अपने अतीत को समझना है तो हमें अपने वर्तमान को समझना ही होगा। बिना हम अतीत को समझे हुए वर्तमान को नहीं समझ सकते। इसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कभी कभी हम अचानक से किसी व्यक्ति से फ्रेंडशिप कर लेते हैं और पता चलता है कि 2 साल बाद 3 साल बाद हमारे साथ चीट हुआ। तो इसके पीछे कारण व्यवहार नहीं है, इसके पीछे का कारण यह है कि हमें उस व्यक्ति का बैकग्राउंड नहीं पता था, यानी कि इतिहास नहीं पता था। अगर हम उसके 2 साल 3 साल पीछे का बैकग्राउंड जानने की कोशिश किए होते और पता करते कि वो 3 साल पहले कैसा इंसान था, तो ये हमें अंदाजा लगाने में तनिक मात्र भी तकलीफ नहीं होती या परेशानी नहीं होती कि वो व्यक्ति वर्तमान में कैसा होगा। क्योंकि जिसका जैसा अतीत होता है, वर्तमान भी लगभग वैसा ही होता है। इसे हम पर्टिकुलर किसी कंट्रीज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे चीन और पाकिस्तान को ले सकते हैं। चीन के साथ आज भी और पाकिस्तान के साथ आज भी हमारे रिश्ते आज भी सुगम नहीं हो पाए, अच्छे नहीं हो पाए। इसके पीछे का कारण क्या है? इतिहास। 1962 में है चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ।
कई बार कारण बताया गया कि अत्याधुनिक या आधुनिक औजारों की कमी की वजह से हम ये युद्ध हार गए। हाँ, ये कारण है, लेकिन एकमात्र कारण नहीं है। इसके पीछे कारण ये भी है कि हमें उस समय तक अच्छे से चीन का इतिहास नहीं पता था कि चीन है कैसा, उसकी पॉलिसी कैसी है। पता करते तो ये पता भी चलता कि उसने अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ पहले फ्रेंडशिप की है, दोस्ती की है, उसके बाद छल के द्वारा या उस दोस्ती के छल में उसने उनकी जमीनों को हथियाने की कोशिश की है। ठीक इसी प्रकार से हम पाकिस्तान की भी बात कर सकते हैं। जिस दिन से पाकिस्तान का जन्म हुआ, उसने उसी समय से ही कबीलाई सेनाओं के माध्यम से, कभी आतंकवादियों के माध्यम से भारत को परेशान करने की कोशिश की है, भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो इतिहास के माध्यम से हमें पता चल सकते हैं, अगर हम इतिहास को बहुत ही सावधानी और बारीकी के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो इतिहास सिर्फ सिलेबस का ही हिस्सा नहीं है, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्योंकि वर्तमान को समझने के लिए इतिहास बेहद जरूरी है, जैसा कि E.H. कारजी भी कहते हैं। इसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि इतिहास को इतिहासकारों के द्वारा कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे हम सामान्यतः जानते हैं कि इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, यानी कि एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। लेकिन सिर्फ इतिहास को इसी 3 पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया है, इसके और भी कुछ कैटेगरीज हैं, उसको जरा देखते हैं। इतिहास को सामान्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला कालखंड है प्रागैतिहासिक काल, यानी कि इसको हम प्री हिस्ट्री कह सकते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा जो कालखंड है उसका नाम है ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। ये इतिहास के 3 कालखंड हैं। इतिहास को इतिहासकारों के द्वारा इस तरह से 3 कालखंड में बांटने के पीछे या पार्ट में डिवाइड करने के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे। वो ये कि हम अपने इतिहास को बहुत ही अच्छे तरीके से, सावधानी पूर्वक और अच्छे से समझ में आ जाए इतिहास, इस वजह से इसे हम 3 कालखंड में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं या किया गया है। जैसे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल आद्य ऐतिहासिक काल से अलग है और आद्य ऐतिहासिक काल जो है वो ऐतिहासिक काल से अलग है। प्रागैतिहासिक काल में हम ऐसे मानव का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं या करते हैं जो मानव कंप्लीटली बर्बर था, अनसिविलाइज्ड था, जंगलों में रहता था, शिकार करके अपना जीवन यापन करता था, कंद फल फूल वगैरह खा करके वो अपने जीवन का निर्वाह करता था। फाइनली जंगलों में रहता था और लिपि का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, यानी कि अनसिविलाइज्ड, अनपढ़, अशिक्षित, लिपि का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। तो ऐसे मानव जब हम देखते हैं या अध्ययन करते हैं तो ऐसे मानव को हम प्रागैतिहासिक कालखंड में रखने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो आद्य ऐतिहासिक काल है वो प्रागैतिहासिक काल से इस तरह से अलग है कि यहां का जो मानव है, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल का जो मानव है वो कंप्लीटली सिविलाइज्ड है, अपने आप को नगरीकरण की प्रक्रिया के दौर से गुजार रहा है, उसके पास अपनी खुद की लिपि है जिसे हम बूस्त्रोफेदन लिपि कहेंगे आगे देख करके, जिसे हम जिगजैग लिपि भी कहते हैं, सांप की चाल को जिगजैग कहते हैं, उसके आधार पर हम इसे जिगजैग या बूस्त्रोफेदन कहते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट लिपि होती है। तो बताना यह है कि प्रागैतिहासिक काल से आद्य ऐतिहासिक काल अलग कैसे है। तो ये कि यहाँ का जो मानव है, यहाँ के मानव के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि ये जो मानव है वो कंप्लीटली सिविलाइज्ड है, नगरीकरण की प्रक्रिया के दौर से गुजरा है ये, साथ में इसकी अपनी लिपि भी है। लेकिन समस्या इस बात की है कि इसकी इस लिपि यानी कि बूस्त्रोफेदन को आज तक किसी भी भाषा विज्ञानी के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। बहुत सारे भाषा विज्ञानी हैं जिन्होंने इस बात का दावा किया है कि हमने इस लिपि को पढ़ लिया है, लेकिन फाइनली कोई भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता है कि जो कुछ है लिखा हुआ है वो वही सही है। इसके बाद है ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। ये आद्य ऐतिहासिक काल से कैसे अलग है? तो ऐसे कि यहां पर जिस भी लिपि या भाषा का प्रयोग किया गया है उसे हम वर्तमान दौर में पढ़ भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। तो इस तरह से
प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसे इतिहास को हम इस तरह से 3 कालखंड में डिवाइड करते हैं मानव के स्वभाव की वजह से। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन तीनों इतिहास के कालखंड को और अच्छे से समझने के लिए हम इसे और भी अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। पाषाण काल को भी हम सुविधा की दृष्टि से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जब भी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाए कि पाषाण काल इतिहास के किस कालखंड का हिस्सा है, तो आप डेफिनेट से आंसर देंगे कि ये प्रागैतिहासिक कालखंड का हिस्सा है। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हम 2 बातों को रख सकते हैं या 2 चीजों को रख सकते हैं। एक है हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, दूसरा है वैदिक संस्कृति यानी कि वैदिक कल्चर। अगर सवाल ऐसे बने कि हड़प्पा सभ्यता इतिहास के किस कालखंड का हिस्सा है, तो डेफिनेट से आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल, या वैदिक संस्कृति किस कालखंड का हिस्सा है, तो भी आद्य ऐतिहासिक काल ही। हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर को कभी भी हम प्राचीन काल का हिस्सा नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐतिहासिक पीरियड में जो ऐतिहासिक पीरियड है उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, यानी कि एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर वो प्राचीन काल का हिस्सा नहीं है, वो इतिहास के आद्य ऐतिहासिक कालखंड का हिस्सा है। कई बार हमें यह भी सवाल पूछा जाता है कि भारत का जो इतिहास है या जो ऐतिहासिक काल है, हिस्टोरिक पीरियड है, उसे भी हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इस तरह से इसे डिवाइड करने वाले जिस व्यक्ति ने डिवाइड किया उस व्यक्ति का नाम है जेम्स मिल। 1901 में उन्होंने एक किताब लिखी, ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और अपनी इसी किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इतने से भी वो यानी कि जेम्स मिल संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने प्राचीन काल को हिंदू काल कहा, मध्यकाल को मुस्लिम काल कहा और आधुनिक काल को उन्होंने ब्रिटिश काल कहा। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा करने के पीछे कारण क्या है? एक प्रकार से हिंदू और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश की गई, ताकि भारत में जो सामाजिक समरसता बनी हुई है उसको विखंडित किया जा सके, उसको तोड़ा जा सके। यानी कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एक अलगाव की भावना पैदा की जा सके, जिससे जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा है वो कमजोर पड़े और ब्रिटिश जो सरकार है उसकी नींव मजबूत है और उससे भी ज्यादा कहीं मजबूत हो। तो इस षड्यंत्र मतलब इस तरह से इतिहास को 3 भाग में डिवाइड करने के पीछे का ये षड्यंत्र है, ताकि हमारे बीच की जो सामाजिक समरसता है वो टूटे, कमजोर पड़े। तो इस वजह से प्राचीन काल को हिंदू काल कहा गया, मध्यकाल को मुस्लिम काल कहा गया और आधुनिक काल को ब्रिटिश काल के नाम से जाना गया। यहाँ एक बात और है कि इसे ब्रिटिश काल ही नाम क्यों दिया गया? अगर हिंदू मुस्लिम हो सकता है तो ईसाइयत क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो तो ईसाइयत के थे, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ही नाम क्यों दिया, ईसाई काल क्यों नहीं कहा? तो इसके पीछे जैसा कि सोचते हैं लोग, ऐसा कह सकते हैं आप कि उसके समय में और भी बहुत सारी कंपनीज थी उस समय, और जैसे पुर्तगीज थी, डेनिश थी, फ्रांसीसी थी, ये सारी कंपनीज के जो लोग थे वो अधिकांशतः वो भी ईसाइयत के थे। तो वो ये सारा क्रेडिट पूरे ईसाइयत के लोगों को ना दे करके सिर्फ किसको देना चाह रहे थे? ब्रिटिशर्स को। तो इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि वो हम उनके उपनिवेश थे और उन्हीं का हमारे ऊपर शासन था, तो ऐसा कह सकते हैं कि इस बात का क्रेडिट वो खुद को देना चाह रहे होंगे। तो इस तरह से हमने देखा भी कि इतिहास को हम 3 कालखंड में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। और इन कालखंडों को भी हम अलग अलग तरह से डिवाइड करते हैं। पाषाण काल, जिसमें हम पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को रख सकते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर को रखते हैं। तीसरा है वैदिक काल, ऐतिहासिक काल, जिसके भी 3 पार्ट किए गए हैं, प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल, यानी कि एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। इसके अलावा
कई बार आपके सामने एक समस्या आती होगी कि कई बार आपके सामने CE लिखा होगा, AD लिखा होगा और ईस्वी लिखा होगा। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा, कई बार आपके सामने BC लिखा होगा, BCE लिखा होगा या ईसा पूर्व लिखा होगा, ऐसा कुछ। तो ईस्वी को ही हम AD कहते हैं यानी कि एना डोमिनी, और इसी को ही हम CE कहते हैं यानी कि कॉमन एरा। ईसा पूर्व को ही हम BCE कहते हैं या BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। BC मतलब, BC का मतलब बिफोर कॉमन एरा, सामान्य युग से पहले का समय। इसको ऐसे समझते हैं, इसको हम 0 मानते हैं। 0 से आज अगर हम देखें तो 2020 चल रहा है। 2020 से पहले कभी 1000 भी रहा होगा, कभी 100 भी रहा होगा और कभी 1 भी रहा होगा। ठीक, तो इस 1 AD को या 1 जो सन है, इस दिन ऐसा बोला जाता है कि ईसा मसीह साहब का जन्म हुआ। ईसा मसीह की मां का नाम मरियम था, और मरियम का मतलब होता है एंजल्स यानी कि अप्सरा। या इसके पीछे यानी कि इस 1 सन से जस्ट पीछे जाते हैं तो जो भी समय दिखाई देता है, यहां अगर हम इसको 1 मान लें तो ये तो 1 AD हो गया, या ईस्वी हो गया, या AD हो गया, या CE हो गया, सामान्य युग। CE मतलब कॉमन एरा, सामान्य युग। इसके जस्ट पीछे अगर जब भी हम जाते हैं, चाहे 1 पे आए या 100 पे आए या 1000 पे आए या 5000 पे आए, जो भी टाइम पीरियड, तो यहां का ये जो भी कुछ इतिहास है वो सब का सब इतिहास क्या है, ये ईसा पूर्व है, यानी कि ईसा मसीह के पहले का समय, या इसे हम BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह। दूसरा BC, बिफोर कॉमन एरा। NCERT की किताबों में BC जो शब्द है अब बहुत कम यूज किया जाता है, वो ये वर्ड यूज किया जाता है BC। जिस तरह से हम अपने आप को अपडेट करते हैं उसी तरह से हमें अपने वर्ड्स को भी अपडेट करते रहना चाहिए। तो इस वजह से NCERT ने इसके लिए एक अलग सा शब्द निकाला जिसके लिए क्या यूज किया गया, BC यानी कि बिफोर कॉमन एरा। तो एक की पॉइंट्स तो ये है कि इतिहास में कई बार आपके सामने जैसे कभी लिख दिया जाए 563 BC, तो ये समझ में नहीं आता कि 563 BC का क्या मतलब है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये 1 है और यहां कहीं आकर के 563 BC लिखा हुआ है, तो ये मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले की वो घटना होगी। जैसे आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता, उसको हम 2350 मानते हैं, 2350 से 1750 BCE। इसका मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है या जो हड़प्पा सभ्यता है वो ईसा मसीह के जन्म लेने से इतने 100 साल पहले की घटना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स था जिसे आपसे डिस्कस करना था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोट्स हैं, लेकिन वो विश्व इतिहास के जनक के तौर पे जाने जाते हैं। हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, वो है भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री। तो भारतीय इतिहास के जनक कौन है फिर? अलग अलग किताबों में इसके अलग अलग आंसर मिलते हैं, हमारे सामने आते हैं। इसमें हम कई अलग अलग आंसर दे सकते हैं। जैसे पहला वेद व्यास भी लिखा जाता है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। दूसरा है मेगस्थनीज। तीसरा नाम कल्हड़ का भी रख सकते हैं। वेद व्यास जिन्होंने सप्तशैंधव प्रदेश में, जिसे हम देव योनिकृत के नाम से जानते हैं, वेद व्यास जी ने ऋग्वेद का संकलन सप्तशैंधव प्रदेश में किया। मेगस्थनीज एक यूनानी दार्शनिक। कल्हड़ राजतरंगड़ी के लेखक जिन्होंने कश्मीर का इतिहास लिखा। जब वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो वेद व्यास को बिना डिस्कस किए वैदिक कल्चर कंप्लीट नहीं हो सकता। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेगस्थनीज। अगर हमें ऑप्शन में ये तीनों ऑप्शन दिखाई दें तो हमें जो पहली प्राथमिकता देनी है वो मेगस्थनीज को लेकर के है, यानी कि पहली प्राथमिकता किसको आंसर करनी होगी, तो मेगस्थनीज को। भारतीय इतिहास के जनक किसको मानेंगे हम, मेगस्थनीज को। अगर मेगस्थनीज ऑप्शन में ना हो तो आप वेद व्यास को आंसर टिक करें। वेद व्यास भी ऑप्शन में ना हो तो आप कल्हड़ को टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो मैं सिर्फ आपको इन तीनों ऑप्शन में से मेगस्थनीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं। इसको देखें।
मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। और सेल्यूकस निकेटर कौन है? तो ये सिकंदर महान का महान सेनापति, आप ऐसे कह सकते हैं कि सेल्यूकस निकेटर जो है वो सिकंदर महान का महान सेनापति है। सिकंदर जब भारत में आक्रमण करने के लिए आया तो भारत में उस समय जो शासक था उसका नाम था धनानंद, या इसको हम कभी कभी घनानंद के नाम से भी जानते हैं। और जब धनानंद का शासन था तो सिकंदर की सेनाएं धनानंद के साथ युद्ध करने से मना कर देती हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, 2 या 3 कारण बेसिकली माने जाते हैं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन किया था पश्चिमी भारत पर, न कि पूर्वी भारत पर। क्योंकि धनानंद कहां का शासक था? वो तो मगध का शासक था, और नंद वंश का अंतिम शासक भी होगा ये धनानंद। कुछ कारण बताए जाते हैं कि सिकंदर ने धनानंद के ऊपर इसलिए आक्रमण नहीं किया क्योंकि उनकी जो सेनाएं थी वो बहुत समय से युद्धरत थी, और युद्ध करते करते वो थक चुकी थी। उन्हें अपने फैमिलीज की याद आ रही थी, माँ बाप यानी माता पिता, भाई बहन, पत्नी वगैरह सबकी उनको याद आ रही थी, और इस वजह से वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, वो जीवित रहना चाह रहे थे और अपने परिवार से मिलना चाह रहे थे, और इस वजह से उन्होंने सिकंदर के सामने युद्ध करने से मना कर दिया। दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि जब पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ तो पोरस जो है एकमात्र क्षेत्र के राजा थे और धनानंद भारत का शासक था, तो पोरस के साथ युद्ध करने में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से विजय प्राप्त कर पाए थे, ऐसा बोलते हैं। लेकिन कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, सिकंदर पोरस को जीत नहीं पाया था, जबकि पोरस जीत गया था सिकंदर के साथ। वो अलग विवाद है राष्ट्रवादियों का और वामपंथियों का। लेकिन हमें जो पढ़ना है या जो समझना है वो ये कि सिकंदर पोरस को पराजित किया था, उसमें युद्ध में पोरस की हार हुई थी। तो सिकंदर की ये इच्छा थी कि ये विश्व विजेता बने, पूरे विश्व को जीते, लेकिन धनानंद की वजह से ये इच्छा उसकी अधूरी रही और उसे भारत से वापस जाना पड़ा। और वापस जाने के क्रम में उसकी डेथ हुई, और डेथ होने के बाद, मृत्यु होने के बाद इसका जो उत्तराधिकारी बना उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर अपने शासक की इच्छा को पूरा करने के लिए वो चाहता है कि मैं भारत पर फिर से आक्रमण करूं और भारत को जीतूं और अपने शासक की अंतिम इच्छा को पूर्ण करूं। तो सेल्यूकस निकेटर इस उद्देश्य की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर आक्रमण करता है। यहां जरा समझना है कि सिकंदर के समय भारत का शासक धनानंद है, सेल्यूकस निकेटर के आक्रमण के समय भारत का शासक चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक और भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जब युद्ध हुआ तो इसमें सेल्यूकस निकेटर की पराजय हुई और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई, और इस युद्ध के पश्चात दोनों के बीच में एक संधि हुई, और इस संधि के क्रम में चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से 500 हाथी दिए गए सेल्यूकस निकेटर को, और सेल्यूकस की तरफ से वो 5 प्रांत दिए गए जो कभी सिकंदर ने जीते थे भारत से। दूसरा हेलेना या कार्नेलिया जो कि सेल्यूकस निकेटर की ही पुत्री है, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करना होगा। तीसरा, आपका अपना राजदूत मेगास्थनीज भारत भेजना होगा हमारे दरबार में। इन दोनों के लिए मेगास्थनीज आराम से सहज रूप से तैयार हो गया, ठीक है, लेकिन मेगास्थनीज के लिए वो तैयार नहीं हुआ, लेकिन दबाव की वजह से उसे मेगास्थनीज को भी भेजना पड़ा। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 500 हाथी पर ही क्यों संतुष्ट हो गया सेल्यूकस निकेटर? तो इसका कारण यह है कि जब सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ तो सिकंदर और पोरस के युद्ध क्रम में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी आंखों से देखा था पोरस के हाथियों के कमाल को। यानी कि बारिश ना हुई होती उस युद्ध के दौरान तो अकेले हाथियों के बल पर ही पोरस युद्ध को जीत सकते थे या युद्ध के परिणाम को बदल सकते थे। तो इस वजह से हाथियों ने सेल्यूकस निकेटर को अपनी तरफ आकर्षित किया और वो 500 हाथियों से ही संतुष्ट होने की कोशिश की। ये 5 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को संधि के दौरान मिले। हेलेना, जिसे हम कार्नेलिया भी कह रहे हैं, इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह है ये भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है।
यानी कि फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज। अपने धर्मशास्त्रों में देखें या अन्य ग्रंथों में भी देखें तो हम, और जनरली हम जानते हैं, मंदोदरी और रावण, इन दो शख्स को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनका भी लोगों का आपस में विवाह हुआ था। रावण श्रीलंका का, मंदोदरी राजस्थान की। तो दो अलग अलग देशों के लोगों की शादी आपस में हुई, तो हम इसे प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह क्यों नहीं मानते? हम इसे ही प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह मान लें, फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज। लेकिन इसको ना मान करके हम चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के बीच में जो विवाह हुआ है संपन्न, उसको हम प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह के तौर पर जानते हैं, न कि मंदोदरी और रावण। ऐसा इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि इसके लिए हमारे पास ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। ऐतिहासिक साक्ष्य न होने की वजह से हम इसे प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह का दर्जा नहीं देते हैं, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के बीच में जो विवाह संपन्न हुआ उसके हमारे पास ऐतिहासिक तथ्य या ऐतिहासिक फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। इस वजह से हम हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुए विवाह को प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहते हैं। दूसरा, ये तीसरा जो संधि के दौरान चीज चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुई वो ये कि मेगस्थनीज ने एक किताब लिखी है इंडिका, और इसी इंडिका में उसने भारत को इंडिया जैसे शब्द से भी संबोधित किया है। यानी कि कह सकते हैं कि इंडिया शब्द हमें किसने दिया? तो यूनानियों के द्वारा दिया गया। मेगस्थनीज ने जो ये इंडिका किताब लिखी है, ये पूरी तरह से भारत के बारे में और भारत के लोगों के बारे में ये इतिहास लिखा गया है। इस वजह से पहली बार किसी ने क्रमबद्ध तरीके से, अच्छे तरीके से किसी ने भारत के बारे में और भारत के लोगों के बारे में बताने की जो कोशिश की है, उस व्यक्ति का नाम या दार्शनिक का नाम है मेगस्थनीज। इस वजह से हम मेगस्थनीज को प्राथमिकता देते हैं भारतीय इतिहास के जनक होने के कारण। तो लगभग ये बात समझ में आई होगी कि मेगस्थनीज कौन है, उसका क्या काम था और किसके दरबार में आया। तो कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और उसने कौन सी किताब लिखी है? तो किताब का नाम इंडिका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो लेक्चर है, लेक्चर कह लें, क्लास कह लें, जो भी ठीक लगे आपको, वो पसंद आई होगी। आगे से जो भी क्लासेस होंगी वो सिलेबस के अनुसार होंगी, यानी कि टॉपिक वाइज होंगी। एंसेंट से स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल भी हो सकता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, महाजनपद, इस तरह से जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे पूरे मॉडर्न हिस्ट्री तक। इसके अलावा इतिहास में कुछ विवादास्पद शख्सियत है जिनको लेकर के हमेशा इतिहास में विवाद रहता है। जैसे पहला समझें, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से संबंधित तीन अलग अलग बातें हैं या तीन अलग अलग विवाद हैं। पहला विवाद ये कहा जाता है कि अगस्त 1945 प्लेन क्रैश में उनकी डेथ होगी, एक तो ये बताया जाता है। दूसरा ये बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा स्टालिन के साथ समझौता करके एक षड्यंत्र के तहत सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाई गई। तीसरा फैक्ट जो मिलता है वो गुमनामी बाबा को लेकर के मिलता है कि एक बूढ़े संत थे जो अयोध्या में रहते थे, उनके पास सुभाष चंद्र बोस से संबंधित बहुत सारे तथ्य मौजूद थे। हिटलर के साथ उनके जो पत्राचार हुए थे वो सारी चीज़ें थी, उनकी घड़ियाँ थी, उनकी जो घड़ी थी वो थी, वो जिस ब्रांड की सिगरेट पीते थे वो सारी चीज़ें उनके पास मौजूद थी। तो इस वजह से ऐसा कहा भी जाता है कि ये जो गुमनामी बाबा थे ये वास्तव में सुभाष चंद्र बोस ही थे। एक बात तो ये थी। दूसरा, इसके मतलब तीन कारण मैंने बताया कि एक तो प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हुई, दूसरा प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा स्टालिन के साथ समझौता करके उनकी हत्या करवाना, तीसरा गुमनामी बाबा। एक पॉइंट, एक तो विवाद ये है, मतलब इसमें यथार्थ क्या है, सत्यता क्या है कि कौन से पॉइंट सही हैं, कौन से पॉइंट गलत हैं, ऐसे इश्यूज दूसरे कई बार बात की जाती है। गांधी जी और भगत सिंह को लेकर के कहा जाता है कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की। कुछ लोग कहते हैं नहीं, उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन वो
बचा नहीं पाए, क्योंकि ये राजनीतिक समझौता था, ना कि ये अपने आप में बेहद पेचीदा विवाद है। जो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं वो गांधी जी को समर्थन करने की कोशिश करते हैं, जो थोड़ा सा उग्रवादी विचारधारा के हैं वो बुरी तरह से भगत सिंह का सपोर्ट करते हैं और गांधी जी की आलोचना करते हैं। तो गांधी जी सही थे या गलत थे? उन्होंने भगत सिंह जी को बचाने की कोशिश की या नहीं की? या गांधी जी क्या ऐसा करने का प्रयास कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? अगर कर सकते थे तो क्यों नहीं किया, और नहीं किया तो इसके पीछे कारण क्या है? ये कुछ इश्यूज हैं। तीसरा, गांधी जी की हत्या को लेकर के भी है, ये अपने आप में बेहद पेचीदा विवाद है कि गांधी जी की जो हत्या हुई वो सही थी या गलत। यानी कि ये कहना ही अपने आप में गलत है कि सही या गलत, एक सिरे से ही खारिज किया जाता है कि ये गलत है। ऐसे किसी की विचारधारा की वजह से आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, तो डेफिनेट सी बात है गलत है। लेकिन जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया वो व्यक्ति भी उस समय मानसिक रूप से ठीक ठाक था, मानसिक रूप से दिवालियापन के शिकार नहीं थे, ठीक ठाक माइंड के थे वो भी। तो अगर उन्होंने ये सब कुछ किया है तो कुछ ना कुछ सोच विचार करके ही किया होगा। तो उस समय, उनके समय में, जिस समय वो गांधी जी की हत्या करने जा रहे थे, तो उनके पीछे कारण क्या था? उनके मन में ऐसा क्या चल रहा था कि उनको विवश होना पड़ा गांधी जी की हत्या करने की वजह से? यह भी जानना होगा कि गांधी जी की जो हत्या हुई उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने क्या बयान दिया, क्या बात निकल करके आई। यह भी जानना जरूरी है कि जब नाथूराम गोडसे जी जेल में बंद थे, उन्हें अरेस्ट किया गया, तो गांधी जी के ही बेटे ने नाथूराम गोडसे जी से ही ये क्यों कहा कि अगर आप बचना चाहें तो बच सकते हैं, हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है, हम आपका समर्थन करते हैं। समर्थन ना कह करके ये कहें कि हम आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाते हैं, आप अगर बचना चाहें, आप अपने आप को सेफ रखना चाहें तो आप सेफ रख सकते हैं, हम आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये गांधी जी के बेटे की ही बात थी। गांधी जी ने खुद मरते वक्त इस बात को बोला था कि नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। तीसरा, गांधी जी सामान्य शख्सियत तो थे नहीं, एक इंपॉर्टेंट शख्सियत थे। तो एक सिंपल सा इंसान, सामान्य सा आदमी बिरला हाउस में घुसता है 5:15 बजे पिस्टल लेकर के, और खुले मैदान में उनके पैर छूता है, सामने से आकर के बोलता है कि मैं आपका सम्मान करता हूं। उसके बाद सामने से उनको गोलियां मारता है और अपने आप को अरेस्ट करवाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि ये प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही थी कि एक इंसान पिस्टल लेकर के आता है और गांधी जी जैसे शख्सियत को मार करके चला जाता है, या मार देता है और अरेस्ट करवा लेता है खुद को। तो ये किसकी चूक थी? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे आप जानते हैं, नेहरू जी। गृह मंत्री कौन थे तो ये भी पता है, पटेल साहब। कई बार ये आरोप लगा दिया जाता है कि पटेल साहब की ये लापरवाही थी, जबकि ये भी तो समझना चाहिए कि उस समय वो गृह मंत्री तो थे, लेकिन उनके पास जो खुफिया विभाग था वो नहीं था। ये खुफिया विभाग किसके पास था फिर? तो नेहरू जी के पास था। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो अपने आप में बेहद ज्यादा उलझे हुए हैं। इस प्रकार के और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, कुछ आपके पास होंगे, कुछ मेरे पास हैं। अगर आप ऐसे इश्यूज में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो उसे बताने की कोशिश करें। डेफिनेट सी बात है, बिना तथ्यों के साथ खिलवाड़ किए हुए आपके सामने जो भी सच्चाई है, जो भी वास्तविक तथ्य हैं, उन तथ्यों के साथ आपको बताने की कोशिश की जाएगी। हाँ, इतना जरूर निश्चित है कि तथ्यों के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होगा, जो सच्चाई है वही आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम।